कोर्ट में चैलेंज आया था वो ये था कि आंध्रा से तेलंगाना में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी पेशेंट्स बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे फ्रॉम अदर स्टेट्स फॉर ट्रीटमेंट। औरतों की पॉपुलेशन 48.5% है और फिर भी वो शोषित पीड़ित से बैकग्राउंड से स्थिति में चल रही हैं, और जो अर्बन में भी हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको अपने राइट्स पता है, आप ये कह सकते हैं कि जो गांव में हैं उनको, कईयों को, या स्मॉल सिटीज़ में है, इतने जागरूक नहीं है अपने राइट्स के लिए। जिनको 7 से 8 हज़ार के अंदर सैलरी मिल रही थी, वो पगार उनको अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं। हमारा कोर्ट यूनिक है, नो डाउट, और इसीलिए लोग जब पेंडेंसी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक छोटा सा बेल मैटर, और हर बेल किसी वीआईपी की नहीं होती, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की होती है, छोटे छोटे मैटर्स में होती है। छोटे से छोटा मैटर फाइनली बेल तक का सुप्रीम कोर्ट तक आता है। न्याय का मंदिर है ये, इंसाफ का घर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस मीनार की, उस ऊंचे मीनार की जिसके नींव में भारत है और जिसके दीवारों के सहारे भारत का लोकतंत्र रोज पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बड़े इत्तेफाक से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुई जज हिमा कोहली जी। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। धन्यवाद। हम पुरुष प्रधान समाज से आते हैं। जी जी। ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इतने सारे दिग्गज लोग आपको वहां मी लॉर्ड, मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान कहते हैं, जी। कहते रहे हैं। कैसा महसूस करती हैं इस व्यवस्था पे आप? जब जज की कुर्सी पे बैठते हैं तो उस वक्त स्त्री या पुरुष का एंगल खत्म सा हो जाता है। आप स्त्री या पुरुष तब तक हैं जब उन जज की कुर्सी पर नहीं बैठते। उसके बाद इट्स काइंड ऑफ जेंडर न्यूट्रल। देयर इज जस्ट यू एज अ जज। और क्या है कि वकीलों को, और हम भी वकील थे, हमें आदत है और वो ज़बान पे चढ़ जाता है कि आप चाहे लेडी जज के सामने पेश हो रहे हो या मेल जज के, तो माय लॉर्ड ही निकलता है मुंह से। और उसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन कोई जेंडर न्यूट्रल वर्ड भी नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी में जिसका प्रयोग करते हैं वकील। तो या वो लेडीशिप कहेंगे या माय लॉर्ड कहेंगे, और कई दफ़ा द कोर्ट भी कहेंगे हमारी तरफ से। और मेरे ख्याल से कुछ हमारे और भी हैं कुलीग जो इसी तरह सोचते हैं कि आप हमें मैम भी कहिए, आप मेल जज को सर भी कहिए। अल्टीमेटली रिस्पेक्ट तो अंदर से आती है, और जो भी कह रहे हैं आप वो कुर्सी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इंडिविजुअल को नहीं दे रहे, क्योंकि आपका रुतबा जज का है और जज के रुतबे को वो जिसने भी एड्रेस करना है उस तरह करना है कि रिस्पेक्ट शो हो। इसलिए रियली इट डजंट मैटर सो मच। तो पूरा देश लगभग देवी की वंदना में है, नवरात्रे चल रहे हैं, और ऐसा आम तौर पे महसूस हो रहा है इस मानव जाति को कि माँ के प्रति, जननी के प्रति जो खास करके मेल जेंडर का सम्मान होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ रही है। हम केवल कहते हैं यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ये। लेकिन आपने सही कहा कि इंसान होना बड़ी बात है। बिल्कुल। जज के तौर पे जी, खास करके इस भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के जो पुजारी के तौर पे आपने 3 साल बिताए हैं। जी जी। इस कार्यकाल को कैसे याद करती हैं आप? कौन कौन से ऐसे फैसले आपके सामने से गुजरे? नारी के संदर्भ में कह रहे हैं या आप जनरली कह रहे हैं? मैं अगर एक आपको ये सवाल पूछूं, क्योंकि आपने ये मैं इसलिए ये बात बार बार मेरे जहन में आ रहा है जी, कि पूरी जुडिशरी में इस बात की खूब चर्चा है जी, कि जस्टिस सीमा कौल कभी भी नारी को लेकर के, उसके सम्मान को लेकर के बड़ा सेंसिटिव रही हैं जी। और वो चाहिए कि ये सभ्यता में बदलाव जो भी संभव है वो लाया जाए। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कोशिश तो उसी डायरेक्शन में रही और रहनी भी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होता है। कहाँ पे किस तरह डिफ़िकल्टीज फेस करी नारी होने के कारण, जेंडर की वजह से। और आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है सोशली, हम
अखबार खोलते हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं और इतना कुछ दिखता है कि चाहे डाउरी डिमांड्स है, अब चाहे केसेस ऑफ रेप है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, यंग बच्चियों की किडनैपिंग है। ऐसा ऐसा माहौल है, दुख होता है ये देखकर कि हम इतने आगे बढ़ गए। हमारी पॉपुलेशन जो इस कंट्री की है उसमें औरतों की पॉपुलेशन 48.5% है और फिर भी वो शोषित पीड़ित से बैकग्राउंड से स्थिति में चल रही हैं, और जो अर्बन में भी हैं, जो पढ़ी लिखी है, जिनको अपने राइट्स पता है। आप ये कह सकते हैं कि जो गांव में है उनको, कईयों को, या स्मॉल सिटीज़ में है, इतने जागरूक नहीं है अपने राइट्स के लिए, बट एटलीस्ट दोस्त जो अर्बन एरिया में हैं, पढ़ रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, उनको भी बहुत दिक्कतें आती हैं और अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। जो छोटी टाउन्स में एक तरह की दिक्कतें होंगी, दूसरे सिटीज़ में दूसरी तरह की दिक्कतें होंगी। दिक्कतें यहाँ तक है कि लड़कियाँ जब बाहर के बड़े शहरों में काम करने जाती हैं तो उनको कोई किराए पे घर देने को तैयार नहीं। कहाँ जाएंगी? उनके पास तो ये इतनी स्थिति नहीं है फाइनेंशियली कि घर खरीद के फिर शिफ्ट करेंगी, या इतने एक्सट्रीमली हाई सिक्योरिटी डिमांड्स होती हैं कि सिक्योरिटी दीजिए और आप कुछ एडवांस दीजिए, कि वो लड़कियां अल्टीमेटली हॉस्टल्स ढूंढती हैं। सिटीज़ में हॉस्टल्स भी कम हैं। जब वुमेन लॉयर की बात करें तो वुमेन लॉयर के साथ तो बहुत ही ये दिक्कत है कि अगर वो किराए पे भी लेने जाएं तो लोगों को लगता है कि ये वकील को देके तो हमारा घर ही फंस जाएगा, हम देना ही नहीं चाहेंगे, हम खाली रखने को तैयार हैं, ना हम विमेन लॉयर ना मेल लॉयर को देने को तैयार हैं। तो वो जो यंगस्टर्स सिटी में आते हैं या अपने अपने करियर को बनाने आते हैं, वो कहाँ जाएं? उनके लिए ये मौके ही नहीं है, क्योंकि उनको बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं मिल रही। तो वो आगे बढ़ने के लिए तो पहले ये जद्दोजहद है कि कोई हमको ठिकाना मिले जहाँ हम सिर छुपाएं तो आगे चले। राइट राइट। जैसे जब आप ये परेशानियों की बात कर रही हैं, यंगस्टर्स की परेशानी की बात कर रही हैं, जिस ढंग से निगेटिविटी की खबरें हैं और उसको पढ़ रहे हैं यंग बच्चे, तो उनको लग रहा है कि भाई मामला तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन उनके लिए आप मिसाल हैं। आपने उन तमाम जो दुश्वारियां हैं, तमाम जो मुश्किलें हैं, आपने भी फेस किए होंगे, लेकिन उन सब मुश्किलों को, जो आपका एक दृढ़ निश्चय रहा होगा या जो भी रहा होगा, एक ब्लेसिंग्स होगी, जो भी होगी, उन सबको पार करके, तोड़ करके आप जैसे आगे आ गई और पहुंच गई उस जगह पे जहां के रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इस देश में पहुंचना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे आप अवकाश प्राप्त कर रही हैं, और तो वहां तक पहुंचने का जो सफर है उसे आप कैसे देखती हैं? जैसे आप कह रही थी, यंग लॉयर के तरीके से आपने अपने सफर की शुरुआत की। ऐसा कौन सा मामला रहा आपकी जिंदगी में जो कि इस जुडिशरी की तरफ आपको खींच लाया? आई थिंक कोई एक इंसिडेंट तो मैं नहीं कहूँगी कि हुआ, क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोचा था जब वकालत की थी कि फाइनली प्रैक्टिस करेंगे। उस दौरान में जब मैंने वकालत की तो उस वक़्त बहुत कम विमेन थी जो प्रैक्टिस में जाना चाहती थी। मोस्टली लॉ किया, उसके बाद थोड़ी देर प्रैक्टिस की और फिर किसी ना किसी वजह से उनकी शादी हो गई, या वो शिफ्ट कर गए, या बात नहीं बनी, काम नहीं मिला, तो ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई था। इसलिए कोई प्लान नहीं था, इट वॉज मोर फॉर्चुअस। लेकिन जब एक दफ़ा रुझान बन गया, देखा आप करीब से कि किस तरह का ये माहौल है और लॉ करने के बाद प्रैक्टिस करने में क्या चैलेंजेस हैं, आप करते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप किसी केस को जीतते हैं या कुछ पॉजिटिव कर पाते हैं, तो अच्छा लगा। सोचा कि ये राइट डायरेक्शन है, इसमें आगे जाया जा सकता है। और इंस्पिरेशन मेरे खुद के सीनियर्स की भी थी। जस्टिस सुनंदा भंडारे, शी वाज वन ऑफ द लीडिंग लॉयर्स जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनी, और उनका बहुत लंबा टेन्योर रहता, बट इट वाज एन अर्ली डेथ, शी लॉस्ट हर लाइफ वेरी अर्ली। Probably if she was there longer, she would have been the first woman Chief Justice of the country. But fortune had something else for her. Then there was Justice Y.K. Sabharwal, जो बड़े Chief Justice of India, उनके साथ काम किया, जस्टिस जैन के साथ किया। तो ये मेंटोरशिप काइंड ऑफ आपको देखने को मिला कि ये भी है ऑप्शंस। पहले तो ये भी नहीं पता था जब हम बने वकील कि जज कैसे बनते हैं, इसका कोई ज्ञात नहीं था। देख कर करीब से समझे कि अच्छा, आपको बहुत मेहनत करके अपने करियर को उस मकाम पे लाना होगा जब कोई आपके तरफ देख के कहे
कि यस यू आर वर्थ इन बीइंग इनवाइटेड टू द बेंच, क्योंकि इट्स एन इनविटेशन। आप खुद को नहीं अब शोकेस करके कहते कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, नहीं। वो जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो आपका काम देख के आपस में बात करके सोचते हैं कि चले ये कुछ ऐसे वकील हैं जो कि बेंच में आने के योग्य हैं। तो वो जर्नी जो थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, अपने आप को इस्टेब्लिश करना मुश्किल था। मौके मिले जहाँ जहाँ कोशिश करी, और कुछ कुछ केसेस में उस वक़्त फ़ीस का भी कोई इशू नहीं होता था, काम मिल रहा था, बड़ी भारी बात थी। और वो लेकर चलने से आई थिंक हर केस में लर्निंग एक्सपीरियंस था जो मेरे काम आया आगे जाकर। राइट। ये आप सर्वोच्च न्यायालय के जो अपने टेन्योर को हाँ जी, उसको कैसे देखती हैं? विमेन के एस्पेक्ट से मौका मिला और उसको उसको उसमें जजमेंट लिखी जिसको आज की डेट में काफ़ी उससे अपना पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस पे इम्पैक्ट था। और आई होप दैट इट कंटिन्यूज, क्योंकि वो ऑन गोइंग मैंडेमस के रूप में चलेगा। इट वॉज अ पर्टिकुलर केस जिसमें मुद्दे उठे, और हमने जब केस को स्टडी किया, मेरे साथ, मैं जस्टिस बोपन्ना के साथ बैठी थी, एज डिवीज़न बेंच में थे, और हमें इशू तो सिर्फ एक डोमेस्टिक इंक्वायरी और उसके न्यूएंसेस का था जो कि पॉश से कनेक्टेड था। लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, और ब्रदर ने भी इसी रुझान पे थे, हमने देखा कि इसमें इतने लैक्यूना हैं, इतने गैप्स हैं एक्ट के बारे में, शायद लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे डोमेस्टिक इंक्वायरी को जिस तरह कंडक्ट किया गया उसमें बहुत दिक्कतें थी। तो लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, एंड आई एम हैप्पी कि विशाखा के बाद, और विशाखा लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है क्योंकि वो उस वक़्त वो जजमेंट डिलीवर हुई थी जब ये एक्ट नहीं था, उस वक़्त वैक्यूम था, और विशाखा के बाद ही ये एक्ट को बनने में भी इतना टाइम लगा, जिसको अब 10 साल हो गए। तो हमें लगा कि अब नेक्स्ट स्टेप करना ज़रूरी है, इस एक्ट को सब तक पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज़ और इंटरनल कमिटीज़ को या बनी नहीं है, या बनी है तो एक्ट के मुनासिब नहीं बनी। तो उसको दर्शाने के लिए सीरीज ऑफ डायरेक्शंस उस केस में हमने इशू करी कि सारे स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल है, जुडिशरी का रोल है, जुडिशल एकेडमीज़ का रोल है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का है, मिनिस्ट्रीज़ का रोल है कि हर डिपार्टमेंट में इंटरनल कमेटी हो जहाँ कोई भी लेडी जो फेस करे सेक्सुअल हैरेसमेंट जाके कंप्लेंट कर पाए। उन कमिटीज़ को ट्रेन करना ज़रूरी है, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना है। ये सब करते करते हम उस लेवल पे पहुँचे। क्यों? क्योंकि उस वक़्त स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा था जो प्रेस ने कवर किया, जिससे पता लगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटीज़ कई जगह बनी ही नहीं, किसी ने कोई कोशिश ही नहीं की उन कमिटीज़ को बनाने की, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में आएगी। दैट वॉज अ सेटिस्फाइंग मोमेंट। ऐसा लगा कि कुछ कर पाए अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, और उन महिलाओं के लिए जो इस वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर रही है वर्क प्लेस। ये तो सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट आपने दिया, लेकिन एक वक्त आपके पास ऐसा भी आया हाँ जब आप तेलंगाना हाई कोर्ट की जी चीफ जस्टिस बनी। हाँ जी। और तब लगभग वहां बैठ करके आपके पास और भी डिजाइन तेलंगाना के लोग, आंध्रा के लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर आया आपकी जिंदगी में जी। तो वो उस दौर को कैसे याद करती हैं? वो कौन सा? बहुत कुछ सीखा वहाँ, एंड मैं आभारी हूँ कि उस वक़्त कलीजियम ने सोचा कि मुझे हैदराबाद जाना चाहिए। पहली दफ़ा हैदराबाद गए थे परिवार के साथ, तो छुट्टी बनाने गए थे, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ चीफ जस्टिस बन के आने का मौका मिलेगा। कल्चरली बहुत रिच स्टेट है, और जब मैं तेलंगाना की बात करती हूँ तो आंध्रा और तेलंगाना के सारे कल्चर तो वही हैं। हाँ, अब वो यूनिफाइड आंध्रा, अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गई, बट वो कल्चरल रूटिंग्स, उनका व्यवहार, उनका नेचर, उनका खाना, बाय एंड लार्ज इज़ द कॉमन एंड वेरी रिच इन कल्चर। परिवार की तरफ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की तरफ अपने आप को ढाला, देखा कि वो कैसे मेरे कोलीग्स, मेरा स्टाफ, सारे जो मुझसे जुड़े हुए थे, उनको वो किस प्रकार का उनका रुझान था। क्योंकि जब आप नई स्टेट में जाते हैं, नए लोगों को मिलते हैं, तो अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको समझना ज़रूरी होता है। आप अपने विचार उन पे थोपेंगे नहीं,
उनसे लेंगे, उसको समझेंगे और उनको ढालेंगे। तो उनकी सोसाइटी में, उनके कोर्ट्स में, उनके यहाँ लॉयर्स में क्या रिक्वायरमेंट्स थी, ये सब समझा। और आई एम सो हैप्पी कि आई थिंक मैं और मेरा परिवार, व्हेन वी केम बैक, वी केम रिचर विद द एक्सपीरियंस। दैट इज़ वन थिंग वी ऑलवेज से कि हम दिल्ली में पढ़े, दिल्ली में बड़े हुए, दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन सेकंड होम आज की डेट में मैं तेलंगाना को मानूंगी, क्योंकि उनसे हमारा बहुत जुड़ाव हुआ और वो अभी भी है, क्योंकि जिन जिन को मिले उनके साथ रिश्ते आज भी बने हुए हैं। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। माई कोलीग्स वर वेरी सपोर्टिव। उनको कभी ऐसा मैंने मौका नहीं दिया और उन्होंने भी मुझे नहीं दिया कि मैं फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस हूँ तो शायद उनको अटपटा लगा। एटलीस्ट उन्होंने ये दर्शाया नहीं। मेरे खुद के जो रजिस्ट्रार्स थे उन्होंने भी ऐसा नहीं कभी मेरे को महसूस होने दिया। वी वर्कड एज अ टीम, वेरी कोहेसिव। और बाहर वॉज वेरी सपोर्टिव, एक्सीलेंट। और हम सब वर्चुअली ही कर रहे थे तब। कोई लैंडमार्क सिग्नेचर आपके फैसलों से? कोविड हुआ और हम सब वर्चुअल पे आ गए थे, क्योंकि कोर्ट्स खुलना बहुत मुश्किल हो गया था। और उस वक्त बहुत चैलेंजेस फेस किए। उनमें से एक जो कोर्ट में चैलेंज आया था वो ये था कि आंध्रा से तेलंगाना में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कोई भी पेशेंट्स बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे फ्रॉम अदर स्टेट्स फॉर ट्रीटमेंट। आपको पता है कि हैदराबाद इज़ वेरी गुड इन बिग हॉस्पिटल्स, गुड ट्रीटमेंट, एक्सीलेंट डॉक्टर्स, दे हैव अ वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटी। तो वो उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए कि परमिशंस के बिना एंट्री नहीं होगी। और वो जब चैलेंज आया हम पर, मई का महीना था, कोर्ट बंद थी, हमारी छुट्टियां थी वहाँ पर, लेकिन कोर्ट में कोविड के इश्यूज़ पे चला रही थी खुद से बैठ के एज चीफ जस्टिस। मुझे लगा मेरा फ़र्ज़ है कि जहाँ भी कोई दिक्कत हो, कोर्ट बंद नहीं हो सकती ये सोच के, तो उस इशू को मैंने सुओ मोटो लिया। उस दौरान में कुछ वकीलों ने भी ओरली मेंशन किया कि ये हमारे पेशेंट्स बॉर्डर पे बैठे हैं और उनकी लाइफ थ्रेट पे है, तो क्या करना है। तब हमने ऑर्डर किया, मैंने और ब्रदर विजय सेन रेड्डी ने, कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई अपने हेल्थ के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना जाए। एक कंट्री है और उनका हेल्थ सबसे ऊपर है, और कोई भी बॉर्डर बंद नहीं हो सकता। अगर कोई बीमार है तो उसको अगर दवादारी या चिकित्सा के लिए ज़रूरत है वो आएंगे। तो हमने सारे साइड से, चाहे वो कर्नाटका था, चाहे वो जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स थी, डायरेक्शंस दी थी गवर्नमेंट को कि आप ये कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी भी पेशेंट को, किसी एम्बुलेंस को, किसी गाड़ी को रोक कर परमिशन लेनी पड़े एंटर करने को। एंड आई होप कि उससे काफ़ी लोगों का को फ़ायदा हुआ, वो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले पाए। ये चैलेंज था बहुत बड़ा। रियली आपके लिए ही नहीं, पूरे मानवता के लिए वो समय बड़ा दुष्कर था। और उस समय जब चीफ ऑफ द कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं आप, तो आपका एक निर्णय था। लेकिन मैं आपके रिसर्च पे थोड़ा सा देख रहा था, गौर कर रहा था जी। कि शायद तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही वो चेयर था, जहां पे रहते हुए आपने सिंगापुर इंटरनेशनल मेडिएशन सेंटर्स के लिए ट्रेनिंग लेने की सोची। अगर चीफ जस्टिस कोई हाई कोर्ट का हो और कहे कि मैं कॉमन व्यक्ति के साथ जाके ट्रेनिंग लूंगा, तो वो कैसा मोमेंट था और क्या था? लिटिल करेक्शन, मैंने ट्रेनिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के हैसियत में ली। जब मैं तेलंगाना में चीफ जस्टिस थी तो मुझे मौका मिला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि स्टेट में हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का इस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उसकी तरफ काम करिए। और उस वक़्त मेरा वहाँ पे पीरियड ऑफ जजशिप एज ए चीफ जस्टिस सिर्फ 8 महीने का था, लेकिन ये बहुत चैलेंज था और वो भी कोविड का टाइम था। ये चैलेंज कि कहाँ से जगह ढूंढेंगे, किस तरह कोर्ट सेटअप करेंगे, वो सब मिलके किया। और अगस्त में वो ट्रस्ट डीड साइन करी और इंस्टीट्यूशनली वो इनॉग्रेट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर एट हैदराबाद। उस सेंटर में टाइम टू टाइम कई ट्रेनिंग्स हुई हैं, मीडिएशन की, आर्बिट्रेशन की, स्टूडेंट्स की, लॉयर्स की, और कई वर्कशॉप्स हुई। मैटर ऑफ चांस कि जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी थी एज अ प्यूनी जज, तो हमारे यहाँ भी मीडिएशन सेंटर है जिसका नाम समाधान था और आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उसमें उनकी कमिटीज़ की मेंबर थी, उनकी बाद में चेयरपर्सन बने, जैसे जैसे सीनियरिटी में गए, वर्कशॉप्स अटेंड की, तो रुझान था मीडिएशन की तरफ। मध्यस्थता इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है कि जुडिशियल काम में बहुत मदद करेगा। नॉट ओनली कि लोगों का
आपस का डिस्प्यूट सॉल्व होगा। आप कुछ अपनी तरफ से छोड़िए, दूसरी साइड को छोड़िए, तो आपस में मिलजुल के बात करके समाधान हो जाता है। इसीलिए नाम समाधान है दिल्ली हाई कोर्ट के सेंटर का। तो जब यहाँ मीडिएशन का काम शुरू हुआ, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन का, और 3 साल में काफ़ी आगे तक बढ़ा, तब तक मैं सुप्रीम कोर्ट में आ गई थी। और मुझे लगा कि एक दफ़ा ट्रेनिंग सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के ट्रेनर्स ने करनी थी, कि मुझे अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। हर चीज़ में सीखना ज़रूरी है और द लर्निंग ग्राफ शुड गो ऑन। ये सोचकर मैंने मीडिएशन में रिक्वेस्ट करी सीजेआई को। ये बड़ी बात है कि आप एक जगह पे होते, जी। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जी और उस चीज का आपने पालन किया कि आप सीखने की उम्र, क्या मतलब, वो पद भी नहीं होता, आप हर जगह सीखने को तैयार होते हैं। जैसे तो अपने यहाँ ये खासियत है कि कॉमन सिटीजन के डे टू डे अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, उसके बीच विवाद को मध्यस्थता के रोल में ला रहा है, या एक मजबूत उम्मीद कॉमन आदमी के लिए बना रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी मेकिंग बॉडी के तौर पे होनी चाहिए? आपकी राय क्या है इस पे? देखिए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, बट इट इज़ ऑल्सो एन अपीलेट कोर्ट। कई जो मैटर्स ट्रायल कोर्ट से चलते हैं, उनकी अपीलें हाई कोर्ट में जाती हैं और उसकी फाइनल अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। अब ये निर्भर करता है कि आप दरवाज़ा कितना खोलें। क्या आप सब कुछ को, सब जो रूटीन मैटर्स हैं उन पे दरवाज़ा बंद कर दें और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे तवज्जो दें, उसी पे ध्यान दें, लॉ को इंटरप्रेट करें, बिकॉज दैट्स अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स, ले डाउन लॉज, क्लैरिफाई डाउट्स, सो दैट सारी कंट्री में बाकी कोर्ट्स जो हैं उनको समझें और फॉलो करें। ये एक बात। लेकिन हमारा कोर्ट यूनिक है, नो डाउट, और इसीलिए लोग जब पेंडेंसी की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि एक छोटा सा बेल मैटर, और हर बेल किसी वीआईपी की नहीं होती, ऑर्डिनरी सिटीजन्स की होती है, छोटे छोटे मैटर्स में होती है। छोटे से छोटा मैटर फाइनली बेल तक का सुप्रीम कोर्ट तक आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुनासिब है, क्योंकि बेल रियली ऐसा इशू है जो नीचे की कोर्ट्स तक ख़त्म हो जाना चाहिए। नीचे की कोर्ट्स का मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक ख़त्म हो जाना चाहिए, या मैक्सिमम हाई कोर्ट तक। बट कहीं लगता है कि ज़रूरत है तो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और हम नहीं करते। उनको भी एंटरटेन करते हैं ये सोच कर कि ये लाइफ और लिबर्टी का मामला है, इस पे हमारा कुछ इंटरफेरेंस करना ज़रूरी है। इसलिए दरवाज़ा ज़्यादा खुला रहता है, इतना बंद नहीं करते कि हर आदमी को बाहर से ही कहें कि ये मेंटेनेबल नहीं, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं है। जहाँ तक मध्यस्थता की बात है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पटिशन्स आती हैं। वो ट्रांसफ़र पटिशन्स ये कहती हैं कि एक पार्टी एक स्टेट में है, दूसरी पार्टी दूसरी स्टेट में है, ये केस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाए किसी वजह से, एंड मेनी टाइम्स बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, सेटलमेंट्स होके आती हैं, कंसेंट एग्रीमेंट होते हैं। तो वो कई दफ़ा 10, 12, 15 केस, और मैंने एक्सपीरियंस किया है केस में 62 केस थे पति पत्नी के बीच में और उनके परिवारों के बीच में, जिसको सबको निपटाने की कोशिश की गई मध्यस्थता से, और वो सक्सेसफुल हुई। दैट इज़ हाउ गुड मीडिएशन कैन बी इफ़ यू यूज़ इट। आपका टेन्योर रहा है, जी, सुना हमने कि आपने कंपलसरी कर दिया क्रेज की बच्चे संसार में आए, और उसके लिए वर्किंग वुमेन के लिए एक क्रेज की व्यवस्था हो, वहां रखा जाए। वो फैसला कैसा था और किस मुतालिक आपने दिया था? फैसला मेरा नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल फैसला था। जब सुप्रीम कोर्ट में क्रैश पहले से था, एंड फुल क्रेडिट जो भी उन्होंने काम किया, और उसको आज की डेट में करंट चीफ जस्टिस ने और आगे बढ़ाया और क्रैश को बड़ा किया। दिल्ली हाई कोर्ट में क्रैश नहीं था, और क्रैश की जब कमेटी बनी तो मुझे बोला गया कि उसको हेड करो। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑपोजिट एक आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग है, उस पर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते एज पर द बाई लॉज एंड द नॉर्म्स, बट वहाँ छोटे छोटे कमरे थे। तो हम ढूंढने चले कि कहाँ पे ढूंढे, जगह ही नहीं है। इतना शेरशाह मार्ग पे कोर्ट का परिसर इस प्रकार का है, हर कोने में सब कुछ चल रहा है, तो क्रैश के लिए जगह ढूंढना बहुत एक चैलेंज था। लेकिन वो जो परिसर था सामने कोर्ट के अक्रॉस, क्योंकि हमारी अंडरग्राउंड पार्किंग है, वो पार्किंग मल्टीपल लेवल्स पे है, नीचे तक जाती है, उसके ऊपर एक गार्डन बनाया गया था। तो हमने सोचा ये कमरे जो हैं छोटे छोटे, इनको जोड़कर एक क्रैश बना लिया जाए, और उस क्रैश के प्लानिंग, उसके बारे में सारा कुछ वर्किंग, उसको सेटअप करने में बहुत सेटिस्फैक्शन हुई कि ये क्रैश सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं था हाई कोर्ट के, जो यंग विमेन लॉयर्स थी, उन जो अपने बच्चों को
कहाँ छोड़ें, उनका ये बहुत अंतर्द्वंद रहता था। उनको बोला गया कि हमने इतने अरेंजमेंट किया है कि एक्स नंबर ऑफ बच्चे हम फर्स्ट राउंड में इनटेक कर सकते हैं। उसको मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसको एंड तक नहीं लेके जा पाई थी क्योंकि कोविड के दौरान और उसी पीरियड में मैं तेलंगाना चली गई। लेकिन आई एम हैप्पी कि उसके बाद जब मैं वापस आई दिल्ली तो वो इनॉग्रेशन के लिए तैयार था और वो एक्टिव है। तो ये वाले काम वर्किंग वुमन के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको सपोर्ट देना इंस्टीट्यूशनली बहुत ज़रूरी है। ये तो दिल्ली और दिल्ली किले के अंदर आपने व्यवस्था कर दी कि जो नए बच्चे आ रहे हैं दुनिया में उनको सेफ रखा जाए। वो फैसला क्या था मैम जिसमें आपने मजदूरों के हक को, उनकी जो सैलरीज थी उसके बारे में आपने बड़ा केयरिंग फैसला दिया? तो ये जुडिशियल साइड का फैसला नहीं था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का फैसला था, क्योंकि एज द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशरी चीफ जस्टिस का रोल रहता है ये देखना कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे क्या हो रहा है। मैंने पाया कि ऐसे कई एम्प्लॉयज़ थे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कोर्ट में, कई कोर्ट्स में जुड़े हुए थे, या कई जजेस के रेजिडेंस में जब स्टाफ जाता है तो वहाँ काम कर रहे थे, जिनको 7 से 8 हज़ार के अंदर सैलरी मिल रही थी। वो पगार उनको अपने आप को संभालने के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं थी, बहुत हार्डशिप थी उनकी। और जब ये कोई एक रिप्रेजेंटेशन आई, क्योंकि एक एम्प्लॉय चीफ जस्टिस रेजिडेंस जहाँ मैं रह रही थी उसने बताया कि मुझे कितनी दिक्कत है, तो मुझे लगा कि एक इकलौते के लिए करना नामुनासिब होगा। अगर वो है तो ऐसे कई और होंगे। तो उन सबको हमने आइडेंटिफाई किया, देखा कि क्या नंबर है, और फिर अपने आप अपनी तरफ से फ्रॉम द हाई कोर्ट हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों की मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाए। 7 या 8 हज़ार बिल्कुल नामुनासिब है। उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसीजन जब लिया तो उन्होंने जियो इशू किया, और उस जियो के बेसिस पे जिनको 7 या 8 हज़ार मिले थे वो वर्चुअली डबल हो गए। न्याय की बात आ रही है, और जब न्याय की बात आती है तो आपका जो शायद बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है वो ये है कि हर कोई जानते हैं अंडर ट्रायल जो कैदी हैं, जो बरसों बरसों से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी तारीखें नहीं लग रही हैं, उस पर आपने कोई बड़ा मार्मिक फैसला दिया, वो क्या था सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे? तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हम पर चल रही है, जिसमें, जिसे हम कह रहे हैं डीकंजेशन ऑफ जेल्स अक्रॉस द कंट्री, कि जेलें कई इतनी भरी हुई हैं, जगह नहीं है कैदियों के लिए, उनको कंफर्ट नहीं है, उनकी कोई खाने की रिक्वायरमेंट्स, उनके दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स, ऐसे कई इशू हैं उस पीआईएल में जो कई सालों से चल रही है टाइम टू टाइम। जब मुझ पर आई और मेरे कोलीग और हमने सोचा, ये था चल रही मैटर, इट इज़ एन ऑन गोइंग मैटर, जिसमें अमाइकस क्यूरे हमें असिस्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि पॉइंट आउट किया एक स्टेज पे, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के 1 हफ्ता पहले की बात होगी या 2 हफ्ते, कि अब नया एक्ट जो आया है बीएनएसएस, उसमें टेन्योर जो उनका अंडर ट्रायल्स को कस्टडी में रखने का पहले 50% ऑफ द पीरियड था, 50% पीरियड को घटाकर 1/3 कर दिया है। ऑफ कोर्स देयर आर अदर कंडीशंस अटैच्ड टू दैट, तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा रहा। तो इमीडिएटली मैं और मेरे ब्रदर जस्टिस संदीप मेहता ने सोचा कि इस पे हमको फोकस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम ये नहीं कह रहे कि डीकंजेशन ऑफ जेल का मतलब है और जेलें बनाइए या और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, ये भी करिए कि जिसका हक है बेल का, उसको बाहर निकालिए, उसको फ्री करिए, उसका केस चलता रहेगा। कई केसेस सालों साल चलते हैं, कितनी देर अंदर रहेगा। कोर्ट प्रोसीडिंग में बड़े तर्क शक्ति वाले वकील आते हैं और जो खुले आंख से जो अपराध दिख रहा होता है, जो क्राइम दिख रहा होता है, वो उसके उलट जा करके वो ऐसी तार्किकता पेश करते हैं जज के सामने कि वो अपराधी बड़े आसानी से छूट आता है। तो जज के तौर पे ऐसी क्या मजबूरी होती है, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने भी ऐसी मजबूरियां होती हैं क्या? ऐसा पहले तो ये जो हम सबको नोशन है पब्लिक को कि कानून अंधा होता है, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति जो है उसकी आंखों पर पट्टी होती है, तो वो पट्टी इसलिए नहीं, वो कहते वो सिंबॉलिक है, वो इसलिए दर्शाया जाता है कि कानून सबको समानता से देखता है, और वो पट्टी आंखों में इसलिए बंधी है कि एक कोई अमीर, कोई गरीब, कोई पावरफुल, कोई बिल्कुल दबा हुआ, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसको कोर्ट एक नज़रिए से ना देखे।
इसलिए वो कानून अंधा नहीं है, वो पट्टी बंदी है ताकि आप देख के एक को फेवर ना करे ज्यादा और दूसरे के खिलाफ ना कुछ करे, बैलेंस में रहे। सो दैट इज वन थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा हर क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के वकील को लेके चलते हैं। और अगर बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जैसे आप कह रहे हैं, वो बेस्ट ऑफ लीगल ब्रेन्स को के लिए उनको वो अफोर्ड कर सकते हैं, पे कर सकते हैं फी, तो वो लेके आते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कई दफ़ा ये भी होता है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील जो एंगेज किए जाते हैं किसी के लिए जो जेल में है, जिसको बेल चाहिए, उसी तरह जिस तरह किसी पावरफुल इंसान को चाहिए जो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उसको तवज्जो दी जाती है। ये बात और है कि उसकी पेमेंट की स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो खुद एंगेज कर पाए। बहुत सारे केसेस हैं, हाँ जी। नीतीश कटारा है, जेसिका लाल है, जब आपके जुडिशरी के टेन्योर के दौरान मीडिया में हाइप पाई हुई केसेस हैं, उसमें दिखा कि अपराधी कौन है और कौन बच रहा है। और जजेस कई बार लगे कि बिल्कुल उनके हाथ बंधे हुए हैं, या फिर जो आप कह रही थी कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। ये मजबूरियां क्या होती हैं या नहीं होती हैं, पब्लिक डोमेन में सिर्फ चर्चा होता है? एज फार एज किसी को रोक नहीं सकते आज की सोसाइटी में, किसी को चर्चा करने से रोकने का मतलब ही नहीं है। इट्स अ फ्री सोसाइटी, किसने क्या कहना है, उसके मन में क्या है, उसका हक है कहने का। और कोर्ट्स को क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ता है, एंड वन मस्ट एक्सेप्ट इट विद ह्यूमिलिटी, क्योंकि आप अगर सर्व कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन को और आप काम कर रहे हैं तो क्रिटिसिज्म भी होगा। और जिसको किसी को पब्लिक को लगता है कि गलती है तो वो बोलेंगे भी उसके बारे में, उसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। वन हैज़ टू एक्सेप्ट इट। थोड़े शोल्डर्स ब्रॉडर और जिसे हम कहते हैं चबड़ी मोटी रखनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज़ को आप सेंसिटिवली लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अल्टीमेटली ये तो जज पे निर्भर है ना कि वो किसी प्रेशर में आ रहे हैं या आना चाहते हैं कि नहीं। It is your own battle with your own self and the matter before you. उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इतना नहीं है जितना आपका खुद का रोल। एक सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस सिस्टम है, वो कह रहा है कि किसी को सजा दिलाना बड़ा मुश्किल है। कोर्ट के जो स्लो रफ्तार हैं, पिटिशंस हैं, बाकी हैं, तो जो बहुत भद्दा काम हो रहा है वो हो रहा है, इनकाउंटर्स की संख्या बढ़ गई है और लगता है कि इसको मुजरिम को ले जाएंगे तो मजबूत वकील करेगा और छूट जाएगा। तो बीइंग ए सर्विंग जज जब आप थी वहां, तो ऐसी घटनाओं को आप कैसी देखती रही और क्या महसूस होता रहा? So one can never condone encounters of this sort. It is absolutely not permissible. अगर सिस्टम स्लो चल रहे हैं तो उसमें सिर्फ कोर्ट का रोल नहीं है। लोग भूल जाते हैं कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्टेट की एजेंसी है। वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन ही प्रोसिक्यूटर्स को हर कोर्ट में अपॉइंट करता है। बहुत केसेस में देखा गया है कि प्रोसिक्यूशन के वकील ही नहीं अपॉइंट होते, जिसके कारण कई केसेस डिले हो रहे हैं। एक एक प्रोसिक्यूटर या कम से कम कोर्ट में दो दो प्रोसिक्यूटर, जहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने चाहिए वहाँ एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर तीन तीन कोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो फिर जज क्या करेंगे उन केसेस में? नेचुरली असिस्टेंस तो स्टेट से चाहिए। लेकिन एक जो मसला है, कॉमन आदमी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अमीरों के लिए है, गरीब का जाना वहां बड़ा मुश्किल है। बहुत सारे मामले हैं, हाई कोर्ट तक लोग अपनी भाषा में बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते ही भाषा बदल जाती है, महंगे वकील सुप्रीम कोर्ट आते हैं, कॉमन आदमी न्याय के लिए नहीं पहुंच पाता। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, कोशिश तो हमेशा ये होती है कि, और मैं शायद अपनी और मेरे जैसे और जो जज हैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि आप फेस वैल्यू पे मत जाइए और अपने आप को याद दिलाइए कि ये जो मैटर है, मैटर में क्या है, केस में क्या मुद्दे हैं, उस पर चलेंगे। असिस्टेंस वकील की ज़रूरी होती है, उसमें तो दो राय नहीं है। बट अगर फैक्ट्स और मेरिट है तो चाहे जूनियर लॉयर है, चाहे मीडियम लेवल का लॉयर है या टॉप नॉच लॉयर है, मैटर पे जस्टिस होनी चाहिए। इस तरह का ही रुझान रहना चाहिए। और सेंसिटिविटी ऑफ अ मैटर विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। कई मैटर्स में एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कानून के दायरे के बियॉन्ड भी होते हैं। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि किसी के साथ गलत हुआ और उसको हम लीगली अंडू नहीं कर पा रहे,
और उन सर्कमस्टेंसेस में एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की होती है, और उसको हम कहते हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि कई ऐसे केसेस हम पर आ रहे हैं जहां माँ बाप को बच्चे या तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पे पूरी करके उनके लाइफ टाइम में उनको मिसट्रीट करते हैं या घर से ही निकाल देते हैं, वो सड़क पे आ जाते हैं। उस उम्र में उनको ये नहीं समझ आती हम कहाँ जाएं। हमारे यहाँ इतने ओल्ड एज होम्स नहीं है जहाँ पे उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का चलन ही नहीं था। कभी ये सोचने को नहीं मिला कि माँ बाप को भी घर से निकाल कर बाहर कोई बच्चा बेटा बेटी खड़ा कर देंगे। लेकिन हम पे केसेस आते हैं, बहुत मार्मिक केसेस होते हैं, जहाँ बूढ़े बूढ़े माँ बाप कोर्ट में आके ये कहते हैं कि हमारे को बच्चों ने बाहर निकाल दिया, हमारी प्रॉपर्टी थी हमसे साइन करा लिए, अब उनको दे दिया, अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास दवाइयों के पैसे नहीं है, रहने की जगह नहीं। उस तरह के केसेस दुख होता है कह के कि बहुत आने लग गए, और उसमें इंटरवीन करना पड़ता है और करना चाहिए, और किया है। एक इस तरह का केस मुझे याद है, दिल्ली हाई कोर्ट में मैं सिंगल जज थी तो आया था अपील में, जिसमें बेटे ने अपनी माँ की प्रॉपर्टी ले भी ली, खाली भी नहीं की, वो किराए पे रह रही हैं अपनी एक बेटी के साथ जो ब्याही नहीं हुई थी, और बेटा पूरा घर संभाल के बैठा हुआ था। उस लेडी के पास कुछ नहीं बचा, और हर हर कोर्ट ने उसके फेवर में ऑर्डर किया, और हर ऑर्डर उसके बेटे ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक लेके वापस, 1 राउंड 2 राउंड, मतलब उसका बहुत बुरा हाल हो गया था। और जब एग्जीक्यूशन में भी आती थी डिक्री तो उसको भी उन्होंने अपोज करना। उस केस में उस लेडी की हालत देखकर मैंने नॉट ओनली ये डायरेक्शन दी थी कि वो घर खाली करेंगे और उनको इमीडिएटली हैंड ओवर करेंगे माँ को, बट जितने साल वो इलीगली उस घर में रहे उसका किराया मार्केट रेट पे फिक्स करके उनको फिक्स टाइमलाइन में पे करेंगे, डैमेजेस पे करेंगे, और ये सब एक्सपेंसेस पे करेंगे जिसकी वजह से वो किराए के घर में रही, उसका किराए का खर्चा वो देंगे, क्योंकि वो तो काम कर रहे थे, वो तो सार्थक थे कमाने के लिए, और अपनी माँ को जो विडो थी उसको सड़क पे फेंका हुआ था। इस तरह के केसेस जब आते हैं तो आदमी को बहुत दुख होता है, और उस वक़्त मौका लगता है कि आप इस कुर्सी पे बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं। इस प्रकार का न्याय करके किसी को अपने घर में वापस लेके आना भी बड़ी खुशी की बात होती है, अच्छा लगता है। मैं आपको फिर से वहाँ ले चलना चाहूँगा जहाँ से आपके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, बुजुर्गों के प्रति ख्याल, महिलाओं, नए बच्चों के प्रति क्रेज। आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आई हैं आप, और जो पहले पूछा था जुडिशरी में, तो कैसा आपका लालन पालन रहा, किन लोगों के बीच आप रही? पेरेंट्स जो थे हम मेरे, और फादर को गुजरे अब अर्ली 90s में वो उनकी डेथ हुई थी, और मदर की अभी कुछ महीने पहले ही हुई है। दोनों पंजाब, यूनिफाइड पंजाब जिसे अब पाकिस्तान कहा जाता है, वहाँ से थे, और उन्होंने पार्टीशन की उस दौरान वहाँ से ट्रैवल किया दिल्ली, और पार्टीशन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। दोनों यंगस्टर्स थे, टीनेजर्स थे जब आए थे, डिस्प्लेस्ड जिसे हम आज की डेट में कहते हैं रेफ्यूजीज आउट ऑफ देयर ओन स्टेट होम एंड हार्थ, भरे पूरे घर को छोड़कर जो अपने पे कपड़े थे और शायद एक बैग था उसको लेके दिल्ली आए। फादर भी जो लाहौर में थे, मदर जो गुजरावाला टाउन में थी, और दिल्ली में आके शरणार्थी बनकर, रेफ्यूजीज आर व्हाट, देयर शरणार्थीज बनकर दिल्ली में अपनी पूरी करियर को फिर से शुरू किया, अपने आप को उठाया, उस स्तर पे लेके गए कि हम जैसे लोगों ने, जो हमारी जनरेशन है, मैं और मेरी सिस्टर की, सारी सुविधाएं उन्होंने दी जो कि हमको वो दे सकते थे। तो जिसे कम्प्लीटली सेल्फ मेड कहते हैं। माँ तो होम मेकर थी, बट शी वॉज अ डबल ग्रेजुएट, फादर वॉज इन बिजनेस। उन्होंने जो भी किया हमको उस स्तर पे लाए जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे शायद। और हमारे परिवार में किसी ने वकालत तो देखी ही नहीं थी, वकालत के बारे में सोचा ही नहीं था। आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली टू बिकम अ लॉयर। उसके बाद जजशिप, हाँ, फादर ने नहीं देखी, माँ ने देखी, और उन्होंने जो भी कल्चरल रूटिंग्स थी वो शायद किसी ना किसी रूप में दर्शाई जाती हैं जब आप कोर्ट में बैठते हैं। एंड दैट्स ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस। हम कहाँ से आते हैं, हम किस तरह के कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, हमको क्या सिखाया जाता है। और हमें ये सिखाया गया था हमारे माँ बाप ने, क्योंकि मदर सिख बैकग्राउंड से थी, फादर हिंदू बैकग्राउंड से थे। मेरी और मेरी सिस्टर ने जो पढ़ाई की वो क्रिश्चियन स्कूल्स में की, कि हर रिलीजन को एक्सेप्ट करो,
हर अच्छी चीज़ सबसे सीखो। और एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट रिलीजन, और ये कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि रिलीजन इज ऑल अबाउट द मैसेंजर एंड स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट द मैसेज। अभी हाल ही किसी ने भेजी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो स्पिरिचुअलिटी तभी आती है जब आप हर रिलीजन से उनका जो पॉजिटिव है लेके चलते हैं, और वो काम आता है। हमारे दोस्त हर कम्युनिटी से हैं और अच्छी तरह हम लोग मिलते जुलते हैं, चाहे वकील हैं चाहे जजेस हैं। ये वाली बातें मन में आनी नहीं चाहिए, और वही कोर्ट में भी नहीं दर्शाना चाहिए, और ना हम दर्शाते हैं कि कौन कहाँ से आया। ये सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके आप डायस पे जाते हैं और उसको आपकी जजमेंट्स पे उभारते हैं। अदालतों को लेके, भारतीय अदालतों को लेकर के लगातार एक बात जो आ रही है कि कॉलेजियम सिस्टम, जज का बेटा जज, जी, और इसको लेके काफी क्रिटिसाइज होता है। इसको कैसे देखती हैं कि क्या पहलू हैं? कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर अगर है तो अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है तो और ज्यादा निपुण होगा। तो इस कॉलेजियम सिस्टम को कैसे आप देखती हैं? तो एक बात जो आपका जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया कि कई दफ़ा कि कुछ ऐसे बायसेस हुए। इमीडिएट फैमिली उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है जिसमें जज नियुक्त हुआ, उसको डील करने के लिए अब एक एफिडेविट की दरकार होती है जो जज बनते हैं उनसे, कि उनकी फैमिली एफिडेविट देगी और वो देंगे कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कम से कम 2 साल के लिए उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिस कोर्ट में वो जज बने हैं। उससे ये होता है कूलिंग ऑफ पीरियड जिसे कहते हैं, कि डिटैचमेंट हो जाए और प्रैक्टिस के मौके उस वकील को वहाँ ना मिले जहाँ पे उनके माँ या पति या पिता या भाई बंधु इमीडिएट ब्लड, फर्स्ट ब्लड जज हो। उससे थोड़ा इफ़ेक्ट ये हुआ है कि जो पहले चल रहा था ये चलन के जज का जो फैमिली है वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है, उनकी प्रैक्टिस शाइन कर गई क्योंकि उनको लगा कि क्लाइंट्स को लगा हमें रिलीफ मिल जाएगा। वो वाली बात थोड़ी डाइल्यूट हुई है इन एफिडेविट्स को इंसिस्ट करके कि एफिडेविट फाइल हो और 2 साल तक वो एफिडेविट्स रहें। और जहाँ तक कॉलेजियम सिस्टम की बात कर रहे हैं, देखिए वो तो ठीक है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी जज में या किसी वकील की फैमिली में बच्चे अपने माँ बाप को देख के वकील ना बने या जज ना बने। खुद पे भी तो कुछ अंकुश होना चाहिए। ऐसे कई जजेस हैं जिनके परिवार वाले उस कोर्ट में 2 साल के बाद भी प्रैक्टिस करते कंफर्टेबल नहीं है, वो कहते हैं हम किसी और कोर्ट में करेंगे, हम किसी और स्टेट में करेंगे। कई जजेस भी कहते हैं कि हमें इस कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि अब हमारे बच्चे प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि अंतर्द्वंद होगा, कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो आप हमें खुद ही से वहाँ से शिफ्ट करके किसी और हाई कोर्ट में भेज दो। तो ये भी हो रहा है, ये कम हो रहा है, बट शायद ये ज़्यादा होना चाहिए मेरे विचार से। तो वो मैसेज ठीक जाएगा लोगों को कि देयर इज ये भाईवाद या इस तरह के परिवारवाद की बात नहीं है। फिर से एक सवाल जो छूट रह गया बीच में कि भाषा को लेकर के, इतनी अच्छी हिंदी आपकी, परवरिश यहाँ की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते ही जी हमें कुछ और भाषा लेना पड़ता है, परिधान कुछ और धारण करना पड़ता है। इसे एक जज के तौर पे कैसे देखती रही आप? तो दिल्ली में बड़े हुए, दिल्ली में पले, दिल्ली के स्कूल्स में हिंदी मैंडेटरी होती है। हम लोगों ने तो मैंने और मेरी सिस्टर ने संस्कृत करी, हाई स्कूल तक सीखी, और आई थिंक वी आर रिचर विद दैट। तो क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो ये भाषा आपके क्लाइंट के साथ तो हिंदी ही होती है। मोस्टली ऑर्डिनरी कॉमनर हिंदी में बात करता है, जो थोड़े लिटरेट डिपेंडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर्स वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो कोर्ट की लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन हिंदी तो हम सबको आती है। ये तो नहीं है कि हिंदी नहीं आती। मेरे जैसे लोग जो पंजाबी फैमिली से हैं, शायद हमारे माता पिता ने इतना हमारे पे जोर नहीं दिया तो हमें पंजाबी बोलना नहीं आता था, और हम घर में भी हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते थे। फादर का रुझान उर्दू की तरफ था क्योंकि वो लाहौर से आए थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। मदर ने भी सीखी हिंदी, लिखना पढ़ा हमको भी सिखाते सिखाते सीखी। लेकिन ये था कि जब मैं वकालत में गई तो बूढ़े क्लाइंट्स, कुछ पुराने टाइप के पंजाबी क्लाइंट्स आए तो वो कहें कि वो उनको लगता था ये खुद भी पंजाबी हैं और ये हिंदी में बात करती हैं अंग्रेज़ी में, तो पंजाबी क्यों नहीं आती। तो टूटी फूटी पंजाबी सीखनी शुरू की और धीरे धीरे वो उसमें भी कंफर्ट हो गया। लिखना नहीं आता लेकिन बोलना आता है, समझना आता है। जब कोर्ट में हम गए, जज बने,
तो कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको नहीं आती इंग्लिश, जिनको सिर्फ हिंदी आती है, और दिल्ली में कई दफ़ा सिर्फ पंजाबी आती है। तो कोई हर्ज नहीं कि आप वो लैंग्वेज को एक साइड पे रख के उसको कंफर्टेबल करें अगर वो खुद पेश हो रहे हैं। जब तो वकील होते हैं वो तो इंग्लिश में बोल लेंगे, वो हिंदी में भी बोल लेंगे, और कईयों को झिझक होती है, वो सीख जाते हैं, ऐसी बात नहीं। बट जो क्लाइंट पेश होता है तो फिर हम वो रूल अप्लाई नहीं करते। अगर वो उसको हिंदी आती है तो हम हिंदी में बात करेंगे। अगर, और सुप्रीम कोर्ट भी मैंने किया है कि लगा कि उसको जो सामने आया है लिटिगेंट, उसको नहीं आती इंग्लिश, तो क्या बुराई है कि आप हिंदी में बात करें। आप ये सुनते हुए कहते हैं मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन शायद कोई पाबंदी है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की सर्विंग जज रह चुकी हैं जी। और आप नए जीवन में उतर रही हैं अवकाश प्राप्त करने के बाद, तो आगे शायद आप कोर्ट्स वगैरह में जानी जी पाएंगी। जी। तो कैसे चलेंगे? तो ये रूल होता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करते हैं तो उसके बाद आप किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इट्स अ बार। जिस तरह एक प्यूनी जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं जब रिटायर होते हैं, लेकिन उस कोर्ट में नहीं जिसमें वो जज रह चुके हैं, या इसी तरह चीफ जस्टिस भी हों तो वो उस कोर्ट में नहीं जाएंगे जहाँ वो चीफ जस्टिस थे या जो उनका पेरेंट कोर्ट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप एक दफ़ा हम रिटायर होते हैं तो हम कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी मेरे जैसे जज के लिए जो रिटायर हुआ है? मैं देखूंगी कि मैं ओपन हूँ कि मुझे आर्बिट्रेशंस में जाना है, आर्बिट्रेटर बनना है। मध्यस्थता की हम बात करते रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करनी है, और मध्यस्थता के मैटर्स रेफ़र होते हैं हम पर जो कॉम्प्लिकेटेड हों, जिसमें कोर्ट को लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, ये जज, उनको एक्सपीरियंस है। और या लीगल ओपिनियन का काम आता है आप पर, जो जिस पे भी आप तवज्जो दे सकते हैं। तो इतना एक्सपीरियंस लेके खाली तो कोई नहीं बैठेगा, ज़रूर करेगा वो काम जो वो जानता है। जैसे मेडिटेशन के लिए आपने इंटरनेशनल सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें ट्रेनिंग ली है, हाँ प्रोफेशन, जी, ये हाँ सारी जी। चीजें आपके साथ तो काम आएंगी। वो काम आ रही हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि दो एक मैटर जो रेफर हुए हैं मुझ पर सुप्रीम कोर्ट से, उस पर मैं वो चेष्टा कर रही हूँ कि जो मैंने सीखा है उसको मैं वास्तविक में प्रयोग करूँ और उसको उसका रिजल्ट देखूँ कि किस तरह मैं उसको सुलझा सकती हूँ या कहाँ तक मैं उसको ला सकती हूँ। तो वो बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये काम। आप बिल्कुल इस, आई थिंक एट दिस एज नो नन ऑफ अस आर गोइंग टू सिट एट होम। हम घर बैठने के आदी भी नहीं है, जिंदगी भर इतना काम किया है, तो ये वाले काम चलेंगे तो अपने आप को एंगेज भी रखेंगे, कुछ वक्त अपने लिए भी निकाल पाएंगे। बहुत धन्यवाद। यकीन नहीं हो रहा है कि इस ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ शख्स इतनी सेंसिटिविटी के साथ जी रहा होगा। कहते हैं ना कि जस्टिस का चेहरा कैसा होना चाहिए। कहावत है कि जस्टिस का चेहरा पब्लिक में जैसा प्यार का चेहरा होता है, प्रेम का चेहरा होता है, वैसा ही चेहरा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।